हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। देखिए बच्चों, अब तक जो हमने फर्स्ट वीक में पढ़ा उसमें आपने क्या क्या देखा। आपने देखा कि फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ बच्चों फर्टिलाइजेशन से, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके तुरंत बाद एक प्रोसेस हुआ, उसका नाम था क्लीवेज। और बच्चों जब क्लीवेज हो रहा है तो आपने देखा कि पहले एक मॉरूला स्टेज बनती है और मॉरूला के बाद एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनती है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बन जाती है उसके तुरंत बाद क्या होता है बच्चों, जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो जाता है। और हमने ये देखा कि जब जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो जाता है तो आपका ये ब्लास्टोसिस्ट सबसे पहले क्या होता है बच्चों, इम्प्लांट होता है। लेकिन वो इम्प्लांट कंप्लीट इम्प्लांटेशन नहीं है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है पार्शियल इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो पार्शियल इम्प्लांटेशन कब होता है? पार्शियल इम्प्लांटेशन हुआ एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, यानी 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे। क्लियर? तो अब यहां पे सेकेंड वीक में यानी 8th डे से क्या होने वाला है ये हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, सेकेंड वीक में जब आप पढ़ोगे तो आप कौन से चेंजेस पढ़ रहे हो? 8th डे से 14th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन से 14वें दिन के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम सेकेंड वीक में पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने आपको इम्प्लांटेशन में ये बताया था कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो हम इम्प्लांटेशन को स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट वीक के एंड पे। यानी ये जो आपका फर्स्ट वीक है ये 1 to 7 डे, तो ऑलमोस्ट 6th डे पे इम्प्लांटेशन शुरू होता है। और बच्चों ये इम्प्लांटेशन कंटिन्यू करता है सेकेंड वीक पे और अराउंड 12th और 13th डे पे जाके खत्म होता है। यानी जब आप सेकेंड वीक ऑफ चेंजेस पढ़ रहे हैं तो हम इम्प्लांटेशन भी उसमें पढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन पढ़ते हैं मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन है या जो पार्शियल इम्प्लांटेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डीप इम्प्लांटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये है कि जब आप सेकेंड वीक पढ़ रहे हैं तो हम इम्प्लांटेशन के बारे में दोबारा से रिवाइज करेंगे। क्यों? बिकॉज इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सेकेंड वीक में ही कंप्लीट होता है। तो सेकेंड वीक में साइमल्टेनियसली ट्रोफोब्लास्ट में भी चेंजेस होंगे और एम्ब्रियोब्लास्ट में भी चेंजेस होंगे। ठीक है ना? तो बच्चों हमने पढ़ने के लिए एक इजी तरीका अपनाया, बिकॉज जब आप अलग अलग बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकेंड वीक में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। तो मैंने क्या किया कि जो सेकेंड वीक है उसको समझने के लिए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके हमने दो साइड के चेंजेस देखे। पहला चेंजेस जो ट्रोफोब्लास्ट में हो रहे हैं, दूसरा चेंजेस जो इनर सेल मास यानी एम्ब्रियोब्लास्ट में हो रहे हैं। क्लियर? तो ट्रोफोब्लास्टिक चेंजेस भी आप पढ़ेंगे, एम्ब्रियोब्लास्टिक चेंजेस भी आप पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे ध्यान ये रखना है बच्चों कि ये दोनों चेंजेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। यानी 7th डे के बाद कुछ चेंजेस इसमें हो रहे हैं तो कुछ चेंजेस इसमें भी हो रहे हैं। 8th डे पे कुछ इसमें हो रहा है, कुछ इसमें हो रहा है। 12th डे पे कुछ इसमें हो रहा है, कुछ इसमें हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यहां आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन डे पे नहीं आता है। यू नेवर हैव द शॉर्ट नोट लाइक राइट द चेंजेस ऑन 9th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस तरह से कभी भी शॉर्ट नोट नहीं आता है। तो इसलिए हम ये डेज जो है ना इस पे इतना मैं जोर नहीं दे रहा हूं। मैं बेसिकली आपको एक नटशेल में बताने वाला हूं कि सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में मेजॉरिटी चेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम चेंजेस देख रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट में। तो ट्रोफोब्लास्ट आपने देखा था कि जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट है बच्चों, ये ब्लास्टोसिस्ट है। इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ये आपका आउटर लेयर किसका बनता है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का। ठीक है, इसके चारों ओर जो जोना पेलुसिडा है वो गायब हो चुकी है। जोना पेलुसिडा गायब होने के बाद ये जो
आपका एरिया है, अगर ये सपोज एम्ब्रियोनिक पोल है, तो इस एरिया में अंदर कौन सी सेल्स होनी चाहिए बच्चों? अंदर होनी चाहिए एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ये हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट वाला एरिया है। तो ये अगर एम्ब्रियोब्लास्ट है तो ये हो गया एम्ब्रियोनिक पोल। तो ये एम्ब्रियोनिक पोल जाके एंडोमेट्रियम से सबसे पहले जुड़ जाता है, जिसको आप बोलते हो पार्शियल इम्प्लांटेशन। अब जब बच्चों इम्प्लांटेशन शुरू होता है पार्शियल से डीप, तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा कि जो आपकी एंडोमेट्रियल वॉल है, क्या है बच्चों? एंडोमेट्रियल वॉल। तो ये जो एंडोमेट्रियल वॉल है, इस एंडोमेट्रियल वॉल में अब ये जो पूरा की पूरा ब्लास्टोसिस्ट है, इसको अंदर जाना है ना। वन टाइम विल कम कि ये ब्लास्टोसिस्ट इस कैविटी से गायब हो जाएगा। तो अंदर कैसे जाएगा बच्चों? अंदर जाने को बोला डीप पेनिट्रेशन। तो जैसे ही एडेशन हुआ, एडेशन होने के बाद अगला प्रोसेस क्या है बच्चों? डीप पेनिट्रेशन। तो डीप पेनिट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सेकेंड वीक में। और इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो पोलार ट्रोफोब्लास्ट हैं, यानी ये जो पोलार ट्रोफोब्लास्ट हैं, ये पोलार ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर में इनिशियली डिवाइड हुए। जो अंदर वाली लेयर है ये कहलाई साइटोट्रोफोब्लास्ट, और बाहर वाली क्या कहलाई बच्चों? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। बाहर वाली लेयर क्या कहलाई? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो अब क्या हुआ? तो अब बच्चों ये होगा कि जो ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है, इसके बाहर एक और लेयर जनरेट हुई। ये जो लेयर जनरेट हुई, ये लेयर क्या कहलाई? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। इस सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में बच्चों क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, सेल्स के बीच में सेल वॉल नहीं होती है, और ये जो सेल्स होती हैं ये माइटोटिकली एक्टिव नहीं होती हैं। तो जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है ये क्या है? इट इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर। सिंसिशियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होती है जिसमें कोई भी सेल्स के बीच में सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, और इसमें माइटोटिक एक्टिविटी एब्सेंट होती है। जबकि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट, पोलार ट्रोफोब्लास्ट है, उसमें जो दो लेयर बनी, तो जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स होती हैं जो यहाँ पे चिपकी रह जाती हैं बच्चों, ये सेल्स जो होती हैं ये मोनोन्यूक्लिएटेड होती हैं और इनमें माइटोटिकली एक्टिवनेस दिखती है। ठीक है। अब बच्चों ये जो सिंसिशियल लेयर है, ये सिंसिशियल लेयर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड दूसरे फैक्टर्स रिलीज करती है। वो फैक्टर्स क्या करते हैं कि जो आपके एंडोमेट्रियल वॉल है, यानी जिसको हम नाम दे रहे हैं डेसिडुआ, क्या बोल रहे हैं उसको बच्चों? डेसिडुआ, यानी फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। वो जो फंक्शनल लेयर है उसके अंदर धीरे धीरे ये अंदर जाता जा रहा है, धंसता जा रहा है। ठीक है। और जब ये अंदर जा रहा है तो अंदर कैसे जा रहा है? ये जो सिंसिशियम है ये रिलीज कर रहा है एंजाइम, और वो एंजाइम्स उन सेल्स को डिस्प्लेस करते जाते हैं। ठीक है। और साथ साथ में क्या होता है कि ये जो डिफरेंशिएशन इनिशियली पोलार एरिया में हुआ, ये यहां से शिफ्ट होता जाता है धीरे धीरे। यानी अगर आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो सिंसिशियल लेयर है ये धीरे 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 पूरे ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ऐसे बन जाती है। तो ये जो सिंसिशियम लेयर है धीरे धीरे चारों तरफ बन गई। तो चारों तरफ आपके पास दो लेयर बन गई, ये हो गई साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये क्या हो गई? सिंसिशियम ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। और ये सिंसिशियम ट्रोफोब्लास्ट जब कंप्लीट होती है तब तक ये पूरा आपका एंडोमेट्रियम अब यहाँ आ चुका है, और ये आपकी एंडोमेट्रियल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है। तो अब ये अंदर किसके अंदर आ गया? ये अंदर आ गया आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस में। अब ये जो सिंसिशियल लेयर है बच्चों, यहाँ पे एक सवाल आता है कि सिंसिशियम कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है? इट्स ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ दो नाम आपको लिखने हैं, HCG हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट चेंज इन ट्रोफोब्लास्ट? जब सेकेंड वीक में हम पढ़ रहे हैं, तो आफ्टर द पार्शियल एडेशन द डीप पेनिट्रेशन स्टार्ट्स, एंड इनिशियली द पोलार area trophoblast splits into the cyto and syncytiotrophoblast, and the syncytiotrophoblast will stimulate or it will initiate the deep penetration. And जैसे जैसे हमारा ब्लास्टोसिस्ट अंदर आता जा रहा है,
ये जो सिंसिशियम लेयर है चारों तरफ फैलती जाती है एंड दिस सिंसिशियम लेयर रिलीज टू हार्मोन्स HCG एंड प्रोजेस्टेरोन एंड दिस सिंसिशियम इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करते हैं और जो HCG हार्मोन होता है बच्चों, ये हम अभी आगे इसी लेक्चर में देखेंगे कि वो मैटरनल ब्लड में जाता है और वहां से वो मैटरनल यूरिन में सिक्रीट होने लगता है, जो कि एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पहले चेंज की। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं सेकेंड वीक की, तो बच्चों सेकेंड वीक में एक आप देख रहे हो 2, सेकेंड वीक इज ए वीक ऑफ 2। तो यहां पे क्या हुआ, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड syncytiotrophoblastic. Now what is the second change in the trophoblast? तो बच्चों ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट के बाहर ये आपका सिंसिशियल लेयर और ये आपके हो गए बच्चों साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर। यहां पे आपकी एम्ब्रियोब्लास्ट है। अभी हम एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर चेंजेस नहीं दिखा रहे हैं, बट आइडियली ये चेंज हो चुका होता है, बट हमने चूंकि पढ़ने के लिए इनको 2 अलग अलग पार्ट में बात करी है, तो आप अभी इस एम्ब्रियोब्लास्ट को भूल जाएं। ठीक है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस एरिया की। तो अब ट्रोफोब्लास्ट में क्या होगा बच्चों, यहां पे ट्रोफोब्लास्ट में जो आपका सिंसिशियल लेयर है, इस सिंसिशियल लेयर में छोटे छोटे स्पेसेस जनरेट हो जाते हैं। क्या जनरेट हो जाते हैं? छोटे छोटे स्पेसेस। दीज स्पेसेस आर नोन एज वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे आपस में फ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद ये बड़े स्पेस बनाते हैं जिनको लैक्यूनार स्टेज बोला गया। तो ये बड़े स्पेस कैसे नजर आएंगे? तो जब आप बड़े स्पेस बनाएंगे तो बच्चों ये इस तरीके के स्पेस हो गए। ठीक है, तो ये स्पेस इस तरह से किसमें बने? सिंसिशियल लेयर में। लेकिन बच्चों ये जो स्पेसेस होते हैं ये सबसे ज्यादा किस एरिया में बनते हैं? पोलार साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो पोलार एरिया है जहां से आपने अंदर घुसना शुरू किया था, इस एरिया में स्पेसेस ज्यादा बड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है ये स्टेज कहलाती है बच्चों लैक्यूनार स्टेज। लैक्यूनार स्टेज का मतलब सिंसिशियल लेयर में स्पेसेस का बनना। ठीक है, तो लैक्यूनार स्टेज यानी ये जो स्पेसेस हैं ये सेकेंड वीक के दौरान सिंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर में अपीयर हो जाते हैं। सो नाउ लैक्यूनार स्पेस कम्युनिकेट विद ईच अदर टू फॉर्म द इंटर कम्युनिकेटिंग नेटवर्क। तो एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, तो ये स्पेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। साथ ही बच्चों क्या हो रहा है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इस एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर है। ये एंडोमेट्रियल वॉल की थिकनेस है। ठीक है, तो ये जब अंदर आया तो जिस पॉइंट से ये अंदर आया था एंडोमेट्रियम को पियर्स करके, वो जो पॉइंट है, वो जो डिफेक्ट है, वो किससे भर जाता है? फिब्रिन कोएगुलम से। तो अगर आपको याद हो तो जो हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा, तो हमने इम्प्लांटेशन में पढ़ा था कि पहले पार्शियल इम्प्लांटेशन होता है, फिर डीप पेनिट्रेशन शुरू होता है। डीप पेनिट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो डिफेक्ट है वो फिब्रिन कोएगुलम से प्लग हो जाता है। तो ये यहाँ पे फिब्रिन कोएगुलम से प्लग हो गया। तो जिस टाइम फिब्रिन कोएगुलम इसको प्लग कर रहा होता है उसी टाइम लैक्यूनार स्टेज स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, तो हमने अभी 2 चेंजेस पढ़ लिए ट्रोफोब्लास्ट में। पहला चेंज क्या था? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स। सेकंड, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्पेसेस इन द सिंसिशियल लेयर विच इज नोन एज लैक्यूनार स्टेज। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। तो व्हाट इज द थर्ड इवेंट और द थर्ड चेंज इन द सेकेंड वीक इन द ट्रोफोब्लास्ट? नाउ बच्चों यहाँ पे थर्ड चेंज क्या हो रहा है? अब देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। यानी अब थर्ड चेंज में क्या हुआ कि आपके पास ये है आपकी ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के बाहर ये है बच्चों आपकी सिंसिशियल लेयर। सिंसिशियल लेयर में ये क्या है? लैक्यूना। सो वी हैव सीन कि ये लैक्यूनार स्टेज है, तो बच्चों ये लैक्यूनाज है। अब आप ये देखिए कि यहां पे होगा क्या
कि ये जो सिंसिशियल लेयर है, ये सिंसिशियल लेयर यहाँ पे जो मैटरनल एंडोमेट्रियम के अंदर कैपिलरीज हैं, ठीक है, इन कैपिलरीज को इरोड करने लगती है, यानी इन कैपिलरीज की जो दीवार है इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये जो कैपिलरीज हैं इनका इनके साथ कनेक्शन बन जाता है। तो जब कनेक्शन बन गया तो अब क्या होगा, कैपिलरी के अंदर क्या है बच्चों, कैपिलरीज आर हैविंग द मैटरनल ब्लड। तो ये जो मैटरनल ब्लड है, अब ये मैटरनल ब्लड किस में आ गया, लैक्यूना में आ गया। तो जब लैक्यूना में मैटरनल ब्लड आ गया तो इसको क्या बोला गया, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो सिंसिशियल लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक पोल इरोड द मैटरनल कैपिलरी फर्स्ट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी सिंसिशियल लेयर में चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं वो हमेशा कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, पोलार एरिया से। तो पोलार एरिया यानी जो एम्ब्रियोनिक पोल है उधर की जो आपकी लैक्यूनार है, इन लैक्यूनार स्पेस में सबसे पहले मैटरनल ब्लड आता है। तो आप कोई पूछे भाई मैटरनल ब्लड कैसे आता है, तो कैसे आया कि ये जो सिंसिशियल लेयर है इसने एंडोमेट्रियल वॉल में जो मैटरनल कैपिलरीज थी उनको ब्रेक कर दिया और उनके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। तो यहां पे एक बात आई कि इन मैटरनल कैपिलरीज को अब एक नया नाम दिया गया, साइन्यूसॉइड्स। इन कैपिलरीज को अब कैपिलरी ना बोल के क्या बोला गया, साइन्यूसॉइड। क्यों, बिकॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड डेसिडुअल रिएक्शन ये जो कैपिलरीज होती हैं बच्चों, ये साइज में बड़ी हो चुकी होती है। नाउ दे आर नो मोर माइन्यूट इन साइज, नाउ देयर साइज हैज बीन चेंज्ड एंड साइन्यूसॉइड क्या होते हैं, लार्जर कैपिलरीज आर नोन एज साइन्यूसॉइड। तो ये जो डायलेटेड एंड कंजेस्टेड लार्जर कैपिलरीज हैं बच्चों, अब इनको नया नाम दे दिया आपने, साइन्यूसॉइड। तो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन किस किस के बीच बना, लैक्यूनाज ऑफ सिंसिशियल लेयर एंड साइन्यूसॉइड्स ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। तो ये जो लैक्यूनाज होते हैं दे आर फिल्ड विद द मदर ब्लड, और जो मदर ब्लड है, अब ये जो यहां से एससीजी सिक्रीट हो रहा है वो एससीजी किस में चला गया, मदर ब्लड में, और मदर ब्लड से मदर कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ कहां चला गया, मैटरनल सर्कुलेशन में, और वहां से वो किडनी से रिलीज होके कहां चला गया, फिल्टर होके मैटरनल यूरिन में, और वहां पे आप फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो एक चीज ये समझ में आई कि सबसे पहले हमारे को साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बनता है। दूसरी चीज, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में लैक्यूनार स्पेसेस बन जाते हैं। तीसरी चीज, ये लैक्यूनार स्पेस में बाद में मैटरनल ब्लड भर जाता है। क्यों, बिकॉज जो सिंसिशियल लेयर है ये मैटरनल कैपिलरीज जो है डेसिडुआ में उनको ब्रेक कर देते हैं, एंड नाउ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। फोर्थ चेंज क्या होता है बच्चों, फोर्थ चेंज होता है देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी विलाय। तो ये सवाल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी विलाय का फॉर्मेशन कौन से वीक ऑफ जेस्टेशन में शुरू हो गया। तो प्राइमरी विलाय का फॉर्मेशन बच्चों एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक देयर इज ए स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी विलाय। तो द सेल ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेट लोकली एंड पेनिट्रेट द सिंसिशियल लेयर इनटू ट्रेबेक्युलर। अब ये लाइन क्या है, देखो इसको हम समझेंगे कि ये आपका बच्चों सिंसिशियल लेयर है। इस सिंसिशियल लेयर के बीच में ये आपका ब्लास्टोसिस्ट और ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, क्लियर। यहां पे बच्चों बने ये लैक्यूना, तो एक लैक्यूना है, दो लैक्यूना है, ऐसे ये लैक्यूनास बने हैं, ठीक है। अब हम इस लैक्यूना के एरिया को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग में घुसते हैं जहां पे बहुत सारे पिलर्स हैं, ठीक है। तो जैसे ये सपोज करिए कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पिलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स के को अगर हम भर दें किससे, सिंसिशियल लेयर से, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक सेल से, तो ये जो पिलर्स हैं, ये यहाँ पे एक पिलर है सपोज, ये एक पिलर है सपोज, ये एक पिलर है। तो बच्चों ये जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स के बीच की ये जगह चारों ओर से आपस में कम्युनिकेट कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है कि ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक सेल का एरिया है, ठीक है,
ये चारों तरफ से मैटरनल ब्लड से घिरा हुआ है। ये एक आपका पिलर है, इस पिलर के चारों ओर एक लैक्यूना इधर है, एक लैक्यूना इधर है, तो चारों लैक्यूना बना हुआ है। लैक्यूना मतलब लार्ज स्पेसेस। फिर थोड़ी दूर पे एक और पिलर है, फिर यहाँ चारों ओर मैटरनल ब्लड है। तो बच्चों इस तरह से इस सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में बहुत सारे ऐसे पिलर बने हुए हैं। और ये पिलर किसके हैं? ये जो पिलर हैं, ये जो स्पेसेस हैं, ये जो जगह बच गई दो लैक्यूनार स्पेस के बीच में जो पिलर का काम कर रही हैं, ये पिलर सॉलिड पिलर किसके बने हुए हैं बच्चों? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के। ठीक है, तो ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के पिलर्स बने हुए हैं, तो पिलर्स के चारों ओर आप देखते हैं कि हम उसके चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, पिलर के चारों घूम सकते हैं। तो इसी तरह इसके चारों ओर ब्लड भरा हुआ है, मैटरनल ब्लड घूम रहा है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक सेल के पिलर के चारों। इन पिलर्स को बोला गया क्या? ट्रेबेक्यूले। इन पिलर्स को क्या बोला गया? ट्रेबेक्यूले। तो यानी इनिशियली जब लैक्यूनार स्टेज में लैक्यूना बनते हैं तो दो लैक्यूना के बीच में क्या होता है? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक कॉलम। और ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक कॉलम क्या कहलाया? ट्रेबेक्यूले। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है? इसको समझना ये है कि जैसे हम पिलर्स देखते हैं ना, बिल्डिंग के अंदर किसी में बहुत सारे पिलर्स हैं, तो वो पिलर्स किसका काम कर रहे हैं बच्चों? दे आर वर्किंग लाइक ए कॉलम्स ऑफ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड ट्रेबेक्यूले, and around those pillar you are having the maternal blood which is filled in these lacuna. अब हुआ क्या कि इस पिलर के अंदर ये जो आपकी साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल है, ये बीच में जाके ऐसे फंस जाएगी। ठीक है, कौन सी सेल्स? साइटोट्रोफोब्लास्टिक। तो साइटोट्रोफोब्लास्टिक पिलर्स के बीच में अंदर और चली गई। तो अब इस पिलर को अगर आप काटोगे ऐसे, तो ये पिलर कैसा नजर आएगा बच्चों? इस पिलर के ये तो हो गई आउटर वॉल, बीच में हो गई साइटोट्रोफोब्लास्टिक, और ये है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और यहां क्या है? ये दोनों साइड मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो यहां पे ये बात हम समझें कि बच्चों जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी विलाय, तो प्राइमरी विलाय से पहले वाली स्टेज क्या होती है? कई बार ये पूछा गया। तो प्राइमरी विलाय से पहले ये जो पिलर हैं ये क्या कहलाए? ट्रेबेक्यूले। तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होता है? ट्रेबेक्यूले का। और ट्रेबेक्यूले के सेंटर में जब साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स घुस जाती हैं तो जो नया स्ट्रक्चर बना वो क्या कहलाया? प्राइमरी विलाय। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमरी विलाय? प्राइमरी विलाय is formed by the having the column of Syncytial trophoblast and the core, that means the center portion of the column occupied by cytotrophoblast. So the core of cytotrophoblast surrounded by Syncytial trophoblast and these columns are further surrounded by maternal blood. So बच्चों ये चीज कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, पर्टिकुलरली आपके MCQs में, कि प्राइमरी विलाय किस चीज से बना होता है। तो प्राइमरी विलाय में दो ही चीजें आपको लिखनी है, सेंटर के अंदर क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट, और चारों ओर क्या है? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। और अगर कोई पूछे कि प्राइमरी विलाय से पहले क्या बनता है, तो प्राइमरी विलाय से पहले सिर्फ सॉलिड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के कॉलम्स हैं और उनको बोलते हैं ट्रेबेक्यूले। क्लियर? तो बच्चों ये हो गए हमारे चेंजेस किसमें? ट्रोफोब्लास्ट में। अब हम चलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट की तरफ, कि जब सेकेंड वीक शुरू हुआ यानी 8th डे जब स्टार्ट हुआ, तो अब अंदर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास में क्या चेंज हो रहा है? तो बच्चों इनर सेल मास में क्या होता है कि जैसे ही 7th डे आपका पार्शियल इम्प्लांटेशन हो रहा है, जो बाहर से हमें नजर आ रहा है, जो हमारा एम्ब्रियोनिक पोल है वहां से ट्रोफोब्लास्ट जैसे ही चिपकता है, तो अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट में भी साइमल्टेनियस चेंजेस शुरू हो गए हैं। तो यहां पे भी फिर से हम बात कर रहे हैं सेकेंड वीक की, तो यहां पे फिर से वर्ड आ गया 2 लेयर्स। नाउ व्हाट आर द 2 लेयर्स? सबसे पहले क्या हुआ? अब हम बनाते हैं अंदर के, अब हम बाहर की बात नहीं करेंगे बच्चों। ये आपका ब्लास्टोसिस्ट विच इज लाइंड बाय द साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब इसमें जो आपका इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास सबसे पहले अपने आप को जब रीअरेंज कर रहा है ना बच्चों, तो रीअरेंज करते टाइम सबसे पहले यहां पे एक नई लेयर बनती है नीचे की तरफ, ये।
तो ये जो नई लेयर बनी, दिस इज द फर्स्ट लेयर जो एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर सबसे नीचे की तरफ बनती है। ये लेयर किसको फेस कर रही है? इस कैविटी को। ये कैविटी किसकी है? ब्लास्टोसिस्ट की, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों? ब्लास्टोसील, है ना। सो ब्लास्टोसील कैविटी को फेस करते हुए एम्ब्रियोब्लास्ट की जो नीचे की लेयर है वो सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेती है। ये लेयर बच्चों क्या कहलाती है? हाइपोब्लास्ट। और ये हाइपोब्लास्टिक सेल्स लो क्यूबॉइडल या फ्लैट सेल्स होती हैं। तो ये पहला सवाल आपके एग्जाम के लिए, विच लेयर ऑफ द एम्ब्रियो अपीयर्स फर्स्ट? आंसर इज हाइपोब्लास्टिक सेल लेयर। तो हाइपोब्लास्टिक सेल लेयर सबसे पहले एम्ब्रियोब्लास्ट से या इनर सेल मास से अपीयर होती है। क्लियर? ये हाइपोब्लास्टिक सेल लेयर फ्यूचर में एंडोडर्म बनाती हैं, इसलिए कई बुक्स में इस हाइपोब्लास्ट को प्राइमरी एंडोडर्म बोला हुआ है, प्राइमरी एंडोडर्म बोला हुआ है। बट जो न्यू बुक्स हैं, जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, उसमें आपको प्राइमरी एंडोडर्म की जगह क्या वर्ड मिलेगा बच्चों? हाइपोब्लास्ट। तो अर्लियर इट वाज सेड कि which germ layer appear first? Answer is endodome. But nowadays you will have the question, which cell layer appear first? Answer is hypoblast. Clear? अब second change क्या होगा? Now there is a formation of another cells which is known as epiblast. तो ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर भी अपने आप को अरेंज करती हैं। कैसे अरेंज करती हैं ऊपर वाली लेयर बच्चों? ऊपर वाली लेयर लॉन्ग कॉल्यूमनार सेल्स होती हैं, और ये लॉन्ग कॉल्यूमनार सेल्स जो होती हैं ये ऐसे यहां तक ऐसे चिपकी हुई होती है। तो ये जो है ना सेल लेयर, इनको बोला एपीब्लास्ट। ये क्या कहलाई? एपीब्लास्ट। और ये क्या हुई बच्चों? हाइपोब्लास्ट। ठीक है। तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ द सेल्स, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब सेकेंड चेंज क्या होने वाला है इसके अंदर कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। तो अब वापस से अगर आप देखोगे तो ये है आपका ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और यहां पे अभी हमने देखा कि सेल लेयर जो बनी उसमें ये जो है आपकी, यहां पे मैं बना रहा हूं लो कॉल्यूमनर सेल्स, और यू कैन से ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स। और ये बच्चों फ्लैट सेल्स क्या हैं? These flat cells or low columnar cells are the cells of hypoblast. यहां जो एपीब्लास्ट है उसमें ये एक लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल्स है। अब इन सेल्स के और एक और इनकी लेयर होती है बच्चों, जो अभी मैंने यहां बनाई। इन दोनों के बीच में यहां पे एक छोटी सी कैविटी सबसे पहले जनरेट हो जाती है, और वो जो कैविटी है वो धीरे धीरे एनलार्ज हो जाती है, और ऊपर वाली सेल्स स्प्लिट होके कहां चिपक जाती हैं? ये इनर साइड ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट से, इनर साइड ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल है बाहर वाली, और उसके साथ आके ये सेल्स चिपक गई, और बच्चों अब ये कैविटी हो गई एनलार्ज। तो ये कैविटी क्या कहलाई? एमनियोटिक कैविटी। ये कैविटी क्या कहलाई? एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी का ये क्या कहलाया बच्चों? रूफ। और ये क्या कहलाया? फ्लोर। सो फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी फॉर्म बाय विच सेल्स? क्वेश्चन क्या है? फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी फॉर्म बाय विच सेल्स? सो ये सेल्स कौन सी है बच्चों? एपीब्लास्ट। ठीक है। अब ये जो रूफ वाली सेल्स हैं ये एपीब्लास्ट नहीं कहलाती, इनको बोलना जाता है एमनियोब्लास्ट। इनको क्या बोला? एमनियोब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल्स। बिकॉज ये जो एमनियोब्लास्ट सेल्स हैं ये कंटिन्यूअस एमनियोटिक फ्लूइड एंड दूसरी एमनियोनिक सेल्स को बनाती हैं। तो यहां से एमनियोटिक फ्लूइड आता रहता है और वो इस कैविटी में भरता रहता है। तो ये जो सेल्स हैं एमनियोब्लास्ट, इस पे क्वेश्चन आता है कि एमनियोब्लास्ट सेल्स किससे बनी? तो बच्चों एमनियोब्लास्ट सेल्स किससे बनी? ये भी एपीब्लास्ट से बनी। देखो मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि पहले कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि एमनियोब्लास्ट सेल्स जो है ना ये इन साइटोट्रोफोब्लास्ट से स्प्लिट होकर नीचे चिपक जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो एम्नियोब्लास्ट सेल्स हैं ये एक्चुअली एपिब्लास्ट से स्प्लिट होती हैं और फिर जाके रूफ पे चिपक जाती हैं। पहले क्या बोला जाता था कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल लेयर ही एक लेयर बना देती है जो अंदर जाके एम्नियोब्लास्ट का काम करती है, बट ऐसा नहीं है। नाउ डेज इट हैज बीन बिलीव्ड कि ये एक्चुअली दो लेयर में एपिब्लास्ट सेल थी और ये स्प्लिट हो गई और उनके बीच में कैविटी बनी और जो ऊपर की तरफ स्प्लिट हुई एम्नियोब्लास्ट सेल्स यानी जो एपिब्लास्ट का कंपोनेंट है वो उसका रूफ बनाती है। ठीक है, तो अब जब एमनियोटिक कैविटी बन रही है तो आपको क्या क्या चीज याद रखनी है कि एक तो सबसे पहले एमनियोटिक कैविटी किस सेल मास में अराइज हुई, एपिब्लास्ट सेल मास में। दूसरा, एमनियोटिक जो कैविटी है वो एमनियोटिक कैविटी में एमनियोब्लास्ट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, रूफ में, और फ्लोर में क्या होते हैं, आपके एपिब्लास्ट सेल्स। तीसरा, एमनियोब्लास्ट सेल्स कहाँ से अराइज हुए, आंसर दे अराइजेस फ्रॉम द एपिब्लास्ट सेल्स। ठीक है, सो ये बच्चों क्या हो गया हमारा एमनियोटिक कैविटी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। नाउ ये जो ह्यूसर्स मेम्ब्रेन है, इस ह्यूसर्स मेम्ब्रेन पे बहुत बार आपको वन लाइनर क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है। तो बच्चों ये जो ह्यूसर्स मेम्ब्रेन है ये कहाँ बनेगी, ये बनेगी नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा कि आपके पास ये ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट में ये आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, अब जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे आपने ये क्या बना दिया, एपिब्लास्ट। तो ये हो गई आपकी एपिब्लास्ट, और एपिब्लास्ट के साथ ये हो गई आपकी एमनियोब्लास्ट, और बच्चों ये हो गई एमनियोटिक कैविटी। क्लियर। अब यहां पे हैं आपकी हाइपोब्लास्ट सेल्स। ये हाइपोब्लास्ट सेल्स जो कि लो कॉलमनर या फ्लैट सेल्स होती हैं, ये एक नया जनरेशन ऑफ सेल्स बनाती है। ये नई जनरेशन ऑफ सेल्स साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर के अंदर की तरफ ऐसे चिपक जाती है। कहां चिपक गई है, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल लेयर के अंदर, यहां पे। तो ये जब जो नई सेल लेयर है जो यहां चिपक रही है, ये बच्चों कौन से एरिया से अराइज हो रही है। नाउ क्वेश्चन क्या है, ये जो एरिया है, ये जो सेल हैं, ये कहां से अराइज हो रही है, ये इस हाइपोब्लास्ट सेल के माइग्रेशन से हो रही है। तो ये सेल इस तरह से माइग्रेट होती जा रही है नीचे। तो इन सेल्स ने किसको लाइन किया, इस ब्लास्टोसील कैविटी को। तो ब्लास्टोसील कैविटी जो पहले साइटोट्रोफोब्लास्ट से लाइन थी, अब एक नई सेल लेयर से लाइन हो गई। इसी सेल को बोला गया बच्चों ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। तो टुवर्ड्स द एब एम्ब्रियोनिक पोल या एब एम्ब्रियोनिक साइड, यानी एमनियोटिक कैविटी तो बनी पोलर साइड में, और ये जो नीचे वाला आपका दूसरा साइड है, उस साइड जो हाइपोब्लास्ट लेयर है, ये हाइपोब्लास्ट लेयर एक और नई जनरेशन ऑफ सेल को बना रही है। ये नई जनरेशन ऑफ सेल भी फ्लैट सेल्स होती हैं, और ये जो नई जनरेशन सेल्स हैं ये कौन सी लेयर के अंदर चिपक गई जाके, साइटोट्रोफोब्लास्टिक। ये जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल हैं इनके अंदर जाके इन्होंने चिपक के एक नई मेम्ब्रेन को बनाया, और ये नई मेम्ब्रेन क्या कहलाई, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। तो सवाल क्या हुआ कि ह्यूसर्स मेम्ब्रेन अराइजेस फ्रॉम, आंसर इज हाइपोब्लास्ट, आंसर इज हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब ये जो कैविटी है जो पहले ब्लास्टोसील कहला रही थी, नाउ बच्चों ये कैविटी क्या कहलाती है अब, प्राइमरी योक सैक। ये क्या कहलाती है अब, प्राइमरी योक सैक। ठीक है, ये जो प्राइमरी योक सैक है, इस प्राइमरी योक सैक का बच्चों एक और नाम होता है अम्लाइकल वसाइकल। क्यों, बिकॉज ह्यूमंस में योक सैक नहीं होता है, इसलिए कुछ बुक्स में प्राइमरी अम्लिकल वसाइकल नाम भी इस कैविटी को दिया हुआ है। और इसका एक और नाम है एक्सोसीलोमिक कैविटी। इस कैविटी का एक और नाम क्या है, एक्सोसीलोमिक कैविटी। तो व्हाट इज द थर्ड इवेंट इन द एम्ब्रियोब्लास्ट, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। तो हम वापस देखें, पहला इवेंट क्या था कि एम्ब्रियोब्लास्ट में आपने दो सेल लेयर बनाई, पहले हाइपोब्लास्ट बनी, फिर एपिब्लास्ट बनी। उसके बाद जो एपिब्लास्ट सेल लेयर है उसके अंदर एक कैविटी बनी
जिसको नाम दिया है एमनियोटिक कैविटी। उस एमनियोटिक कैविटी की रूफ में चली गई एमनियोब्लास्ट, जो एक्चुअली एपिब्लास्ट से स्प्लिट होकर बनी है, और फ्लोर में रह गई हैं एपिब्लास्ट लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल्स। उसके बाद नीचे की तरफ यानी हाइपोब्लास्ट सेल्स में डिवीजन हुआ, और हाइपोब्लास्ट सेल्स ने साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल लेयर के अंदर एक और नई लेयर बना दी। ये नई लेयर कहलाई ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। और अब ये जो कैविटी है, जो पहले ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी कहलाती थी, अब ये प्राइमरी योगसेक कहलाने लगी, जिसका दूसरा नाम एक्सोसीलोमिक कैविटी और प्राइमरी अम्लाइकल वसाइकल भी होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने दो डेरिवेटिव पढ़ लिए। क्या? एक डेरिवेटिव एमनियोब्लास्ट अराइजेस फ्रॉम एपिब्लास्ट, और दूसरा डेरिवेटिव ह्यूसर्स मेम्ब्रेन अराइजेस फ्रॉम, आंसर इज हाइपोब्लास्ट। नाउ द फोर्थ इवेंट which is taking place inside the embryoblast। देखो बच्चों, अब क्या हुआ कि एक नई लेयर बनने वाली है, बट ये जो नई लेयर है, ये जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर नहीं बन रहा, ये बन रहा है बाहर जो न्यूट्रिशनल पार्ट है उसमें। तो उस चीज को बोला गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, यानी ये आपकी और मेरी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई ऑर्गन बनाने वाला नहीं है, ये सिर्फ न्यूट्रिशनल पार्ट बनाएगा और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, इसलिए इसको बोला गया एक्स्ट्रा। अगर ये अंदर बनता, यानी जो आपकी बाइलेमिनर जर्म डिस्क है, एक एपिब्लास्ट एक हाइपोब्लास्ट, अगर उसके अंदर कहीं बनता तो हम इंट्रा बोलते, लेकिन ये कहाँ बनेगा? ये बाहर बनेगा, यानी इसको हमने क्या बोला, इसीलिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से एडल्ट के अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये लेयर बनेगी कहाँ? तो देखो, ये लेयर अपेयर होती है, एक नई पॉपुलेशन ऑफ सेल्स है बिटवीन द आउटसाइड ऑफ ह्यूसर्स मेम्ब्रेन, दैट मीन्स योगसेक एंड एमनियोन, एंड इनसाइड साइटोट्रोफोब्लास्ट। यानी ये जो आपकी दो लेयर हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट ये है और ये ह्यूसर्स मेम्ब्रेन एंड एमनियोब्लास्ट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो गैप है, ये जो आपको व्हाइट गैप नजर आ रहा है, इस गैप में एक नई लेयर बनानी है हमें। तो कैसे बनानी है? तो देखो बच्चों, ये तो है आपका सबसे बाहरी लेयर। इस बाहरी लेयर में ये है आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब हमने बनानी है दूसरी दो लेयर। तो दो लेयर में ये आपकी हो गई बाइलेमिनर जर्म डिस्क, तो नीचे क्या हो गई बच्चों? ये हो गई हाइपोब्लास्ट, और ये ऊपर हो गई आपकी कॉल्यूमनर एपिब्लास्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या बनने वाली है? ये हो गई आपकी, अब हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये है फ्लैट सेल्स, और बच्चों ये क्या है? एमनियोब्लास्ट। और ये हम बना देते हैं ऐसे, दिस इज योर ह्यूसर्स मेम्ब्रेन which is also made up of flat cells. This is ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ह्यूसर्स मेम्ब्रेन और साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर्स के बीच में एक गैप जनरेट कर दिया। इस गैप में एक नई सेल जनरेट हुई। ये जो नया सेल मास यहां जनरेट हुआ बच्चों, ये जो नया सेल मास है ये कहलाया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये क्या कहलाया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, लेकिन यहां पे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इस पार्ट में भी आएगा और यहां भी आएगा। यानी ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ डायरेक्ट अब नहीं चिपकेगी। अब कैसे चिपकेगी? ये डिस्क है, डिस्क के चारों ओर ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और फिर ये बाहर साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ग्रीन लेयर मैं बना रहा हूं बच्चों, ये ग्रीन लेयर क्या कहलाई? दिस ग्रीन लेयर इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब सवाल ये आता है कि ये जो नई सेल लेयर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये कहां से आती है? देखो बच्चों, यहां पे दो ही चीज है जो इसको बना सकती है। पहले कहा जाता था कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स हैं, ये सेल्स इनको सिक्रेट करती हैं। किसको? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को। बट अब ऐसा नहीं है, नाउ इट इज द कंसेप्ट हैज बीन चेंज्ड। सो मैं फिर से यहां पे आपको बताऊं कि ये जो आपकी ग्रीन लेयर है, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स भी कहां से आ रही हैं बच्चों? इस हाइपोब्लास्ट से आ रही।
हाइपोब्लास्ट से कैसे आ रही है कि हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स हैं ये जिस तरह से अपनी माइटोटिक एक्टिविटी करती हैं, तो ये यॉर्क सेल जो हैं, ये जो आपका यॉर्क सैक है, इसमें जो ये ह्यूसर्स मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये सेल्स जनरेट होती हैं और धीरे 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 ये यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनाती जाती है। तो सबसे पहली चीज कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहाँ होती है, दिस इज ए वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर के अंदर होती है, लेकिन एमनियोटिक कैविटी एंड प्राइमरी यॉर्क सैक के बाहर होती है। तो प्राइमरी यॉर्क सैक और ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के बीच में आपको क्या नजर आ रही है बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। दूसरी चीज कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म डिराइव कहां से होती है, तो बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म डिराइव होती है इस यॉर्क सैक की वॉल से। और ये यॉर्क सैक की वॉल में सेल कहां से आ रही है, हाइपोब्लास्ट सेल्स जो माइग्रेट होकर यॉर्क सेल की वॉल से होते हुए इस पूरे लेयर में भर जाती है। क्लियर? तो यहां पे ये चीज हो गई कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म लाइज बिटवीन द साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर आउटसाइड एंड एमनियोटिक कैविटी एंड द प्राइमरी यॉर्क सैक इनसाइड। नाउ वी विल हैव द नेक्स्ट इवेंट ऑफ योर एम्ब्रियोब्लास्ट। तो अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, इसमें भी बच्चों अब कैविटी जनरेट हो जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में कैविटी दो जगह बन रही है। एक कैविटी बन रही है ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, वो कैविटीज कहलाई लैक्यूनीज, बट वो स्मॉल स्मॉल कैविटीज हैं, और वो जो लैक्यूनीज हैं उनके बीच में है ट्रेबेक्यूले। यहां पे अंदर की तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में कैविटी बन रही है, इसको कहा गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, तो नाउ देयर इज अपीयरेंस ऑफ स्मॉल स्पेसेस फर्स्ट, एंड ये स्पेसेस फ्यूज हुए, और फ्यूज होने से बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में क्या बनी, कैविटी, और इस कैविटी को बोला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। और यहीं पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोरियोनिक कैविटी, दिस इज द क्वेश्चन। तो व्हाट इज कोरियोनिक कैविटी? Chorionic cavity is nothing but it is a cavity which appears into the extra embryonic mesoderm. Extra embryonic mesoderm में जो कैविटी बनी उसी का दूसरा नाम कोरियोनिक कैविटी होता है। तो ये जो कोरियोनिक कैविटी होती है, इस कोरियोनिक कैविटी के बनने से बच्चों दो चीजें हमें नई टर्म्स सुनने को मिलती हैं। एक है कनेक्टिंग स्टॉक, एक क्या है, कनेक्टिंग स्टॉक, और दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। तो बच्चों कनेक्टिंग स्टॉक क्या है? कनेक्टिंग स्टॉक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का वो हिस्सा है जहां कैविटी जो है नहीं होती है। तो उस वजह से जो आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क है उसका बाहर साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल लेयर के साथ कनेक्शन बना रहता है, और उसके थ्रू ब्लड वेसल्स उस एम्ब्रियोनिक डिस्क में आती जाती हैं, यानी वो एरिया क्या बना देगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि छठा इवेंट हुआ कि बिकॉज ऑफ द कैविटी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के डिवीजन हो गए। कैसे हो गए, वापस से देखते हैं। तो ये है आपका आउटर लेयर। बच्चों ये आउटर लेयर किससे बना, ये है आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, बीच में है आपकी बाइलैमिनर जर्म डिस्क। तो जो हम बाइलैमिनर जर्म डिस्क बना रहे हैं, तो ये बच्चों ये है आपकी बाइलैमिनर जर्म डिस्क। यहां पे हैं कॉल्यूमनर सेल्स, यानी ये है एपिब्लास्ट, और ये है फ्लैट सेल्स, यानी ये है एमनियोब्लास्ट, और ये है आपकी एमनियोटिक कैविटी। इसके नीचे यहां पे ये है फ्लैट सेल्स, यानी ये है हाइपोब्लास्ट, और ये है आपकी ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन, और ये कैविटी क्या है, प्राइमरी यॉर्क सैक। ठीक है, और ये जो मटेरियल अभी सपोज ये व्हाइट कलर जो है इसको हम एज इट इज मान लें, तो ये व्हाइट कलर का मटेरियल क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब इस एरिया में क्या बनने वाली है, एक कैविटी। तो कैविटी कैसे बनेगी, सबसे पहले छोटे छोटे स्पेस जनरेट हुए। सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, छोटे छोटे स्पेस जनरेट हुए। तो ये छोटे छोटे स्पेस जनरेट हुए। ये जो स्पेसेस हैं, ये स्पेस अब धीरे धीरे आपस में मिलने लग जाते हैं, और जब ये स्पेस आपस में मिलेंगे
तो क्या होगा, एक बड़ी कैविटी, बहुत लार्ज कैविटी बन जाएगी। कैसे बनेगी, तो देखो यहां पे ऐसे हम इस कैविटी को बनाते हैं, ठीक है। अब जब ये कैविटी बन रही है तो आप ये देखो कि इस कैविटी ने इस मीजोडर्म को दो हिस्सों में तोड़ दिया। ये तो कैविटी हो गई आपकी, ये जो स्पेस है ये तो क्या, ये क्या हो गई, कैविटी, ठीक है। अब यहां पे एक तो एरिया ये हो गया और एक एरिया ये हो गया। तो बच्चों ये जो दो स्प्लिटिंग हुई, इन स्प्लिटिंग्स को हम नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो लेयर बना मीजोडर्म का, बच्चों ये जो लेयर है ये है आपका ट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ का। एक ये लेयर है जो यॉर्क सैक के बाहर है, क्लियर। एक ये लेयर है जो कि एमनियोटिक कैविटी के बाहर है, ठीक है। तो यहां पे एक्स्ट्रा एमनियोटिक कैविटी जो है उसने इस मीजोडर्म को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक अंदर वाली लेयर और एक बाहर वाली लेयर, ठीक है। ये लेयर यहां भी है। तो एक कहलाई सोमेटोप्लूरिक और एक कहलाई स्प्लेंचनोप्लूरिक। सोमेटोप्लूरिक लाइंस द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड अराउंड द एमनियोटिक कैविटी, यानी एमनियोटिक कैविटी के बाहर। और ये सारी क्या है बच्चों, ये सारी है सोमेटोप्लूरिक। लेकिन स्प्लेंचनोप्लूरिक सिर्फ वही है जो यॉर्क सैक के बाहर है। तो ये वाली जो आपकी लेयर है जो यॉर्क सैक के बाहर है, सिर्फ इतनी सी ये वाली एरिया क्या कहलाया बच्चों, स्प्लेंचनोप्लूरिक, क्लियर। तो यहां पे सवाल ये आया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कितनी तरीके की होती है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म दो तरीके की हुई। क्यों हुई, क्योंकि उसमें एक कैविटी बनी और ये कैविटी क्या है, इस कैविटी को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। बच्चों ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में एक जगह ऐसी है जहां पे कैविटी आपस में कंटिन्यू नहीं कर रही है। इस पोर्शन में आपका जो ये मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म इस प्लेट को, जो जर्म डिस्क है या जो बाइलैमिनर प्लेट है, इस प्लेट को किससे कनेक्ट कर रहा है, सीधा साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल लेयर से। तो बच्चों ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है कनेक्टिंग स्टॉक। ये एरिया क्या कहलाता है, कनेक्टिंग स्टॉक। तो सोमेटोप्लूरिक एंड स्प्लेंचनोप्लूरिक यानी दो टाइप की मीजोडर्म किससे बनती हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। अब यहां पे एक नया टर्म आया, व्हाट डू यू मीन बाय कोरियोन। कोरियोन किसे कहते हैं, तो बच्चों कोरियोन इज ए लेयर विच इज फॉर्म बाय टू लेयर्स। विच टू लेयर्स, सोमेटोप्लूरिक। तो वेयर इज सोमेटोप्लूरिक, this is somatopleuric, clear, this is somatopleuric and trophoblast, cytotrophoblast. So this is cytotrophoblast. So this layer, these two layers are jointly known as chorion, and because of this, this cavity is also known as chorionic cavity. ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स्थ इवेंट जो हो रहा है, वो सिक्स्थ इवेंट क्या हुआ कि सिक्स्थ इवेंट में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म स्प्लिट हुई और एक कैविटी जनरेट हुई। इस कैविटी की वजह से स्प्लेंचनोप्लूरिक एंड सोमेटोप्लूरिक दो मीजोडर्म बनी। स्प्लेंचनोप्लूरिक वो होती है जो यॉर्क सैक के चारों ओर है। बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, चाहे वो एमनियोटिक कैविटी के बाहर है या साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर है, वो सारी क्या कहलाई, सोमेटोप्लूरिक, क्लियर। और ये जो सोमेटोप्लूरिक लेयर है, ये इस साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर के साथ मिलके एक सिंगल लेयर बनाती है जिसको कोरियोन बोला गया। इसीलिए इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या सीलोम को कोरियोनिक कैविटी बोला गया, ठीक है। सेवंथ इवेंट हो रहा है चेंजेस इन द यॉर्क सैक। जो प्राइमरी यॉर्क सैक है बच्चों, वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी यॉर्क सैक। तो प्राइमरी और सेकेंडरी यॉर्क सैक में डिफरेंस किसका होता है, एक तो साइज का होता है और दूसरा उसकी लाइनिंग में थोड़ा सा चेंज होगा। तो साइज का चेंज कैसे होता है कि जो प्राइमरी यॉर्क सैक है वो काफी बड़ी होती है और उससे एक छोटी यॉर्क सैक बनती है जिसको सेकेंडरी यॉर्क सैक कहते हैं। तो बच्चों अभी आपने ये देखा कि ये जो आपका
ऊपर वाला एमनियोटिक कैविटी है, ये यहाँ पे नीचे हमारे पास प्राइमरी यॉर्क सैक है। क्लियर? यहां पे हमने देखा कि एक कैविटी बन चुकी है, इस कैविटी को आपने नाम दिया कोरियोनिक कैविटी या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, और इसके बाहर यहां पे हमारे पास क्या है, एक लेयर है जिसका नाम है साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, और ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, इसके अंदर क्या है बच्चों, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये है कौन सी मीजोडर्म, दिस इज योर स्प्लेंचनोप्लूरिक मीजोडर्म अराउंड द यॉर्क सैक। अब होगा क्या कि ये जो एरिया है, ये कि ये पूरा एरिया, यानी ये लेयर, इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया ह्यूसर्स मेम्ब्रेन, इसमें आ गया आपका स्प्लेंचनोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म एंड दिस लाइनिंग ऑफ योर कोरियोनिक कैविटी। तो ये जो कोरियोनिक कैविटी है, ये यहां से फैलना चालू करती है। नाउ देयर इज ए एनलार्जमेंट ऑफ द कोरियोनिक कैविटी, along with that what is happening, there is a formation of a new smaller cavity by the inner side of lining। वो लाइनिंग कैसे बनी कि there is a additional cells migrate from the hypoblast inside the Husser's membrane। तो ये जो Husser's membrane है, इसके अंदर एक और नई लाइनिंग बनेगी, और साथ साथ में ये जो चीज है ये छोटी होती जाएगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको इस तरह से एक छोटी कैविटी नजर आएगी। क्लियर? तो ये जो छोटी कैविटी बनी, इस छोटी वाली कैविटी की ये जो लाइनिंग है बच्चों, ये लाइनिंग कहां से सिक्रीट हुई, अगेन फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट, अगेन फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट। तो जब ये छोटी होगी कैविटी, तो अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो कोरियोनिक कैविटी है, यानी जो हमारी रेड कलर की ये जो कैविटी बनाई हमने, ये कैविटी ऐसे एनलार्ज हो गई। क्लियर? ये ऐसे बन गई, और इस कैविटी के अंदर ये वाला पूरा एरिया हमारा साफ हो गया, ये वाला सारा एरिया हमारा साफ हो जाएगा, और एक ये नई छोटी कैविटी बनी, और ये जो छोटी कैविटी है बच्चों, ये कहलाई सेकेंडरी यॉर्क सैक। ये क्या कहलाई, सेकेंडरी यॉर्क सैक। तो पहले कौन सा यॉर्क सैक था, प्राइमरी यॉर्क सैक। प्राइमरी यॉर्क सैक से पहले क्या था, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है कैविटी के अंदर, वो कैसे हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी लाइंड बाय ह्यूसर्स मेम्ब्रेन फॉर्म द प्राइमरी यॉर्क सैक, then primary yolk sac constricted into the size, and it is again further lined by one more new layer of the hypoblast cells, and it is going to form the secondary yolk sac। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हैं फेट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, तो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी का फेट क्या है कि फाइनली इसने क्या बना दिया, सेकेंडरी यॉर्क सैक। ठीक है, और जो इसका पार्ट पोर्शन निकला किसका, प्राइमरी यॉर्क सैक का, वो जो पार्ट है बच्चों, वो इस कोरियोनिक कैविटी के अंदर एक सिस्ट की फॉर्म में नजर आता है, और इस सिस्ट को नाम दिया गया एक्सोसीलोमिक सिस्ट। तो ये एक बार एमसीक्यू में आता है कभी कभार कि एक्सोसीलोमिक सिस्ट कहां मिलेगी, तो इस कोरियोनिक कैविटी में मिलेगी। ठीक है, तो ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट बनी किससे है, इट इज ए actually the remnant or the residual part of your primary yolk sac। प्राइमरी yolk sac का जो रेजिडुअल पार्ट जो अलग हुआ है, वो जो इसका जो सेपरेटेड पोर्शन है, वो ये सिस्ट बनाता है। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप होने वाला है वो है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रीकॉर्डल प्लेट और प्रोकॉर्डल। कुछ बुक्स में इसको बोला गया है प्रोकॉर्डल, किसी में बोला गया है प्रीकॉर्डल, दोनों एक ही चीज होती है। तो आप जब देखते हैं कि ये हमारी जो जर्म डिस्क है, ये ऊपर उसके एमनियोटिक कैविटी है, यहाँ पे कॉलुमनार सेल्स हैं जो कि एपीब्लास्ट हैं, नीचे फ्लैट सेल्स हैं जो कि हाइपोब्लास्ट हैं, और यहाँ पे एक सेकेंडरी यॉर्क सैक बन चुका है, और ये आपका एमनियोटिक कैविटी बन चुका है। तो इस जर्म डिस्क में जो कि बाइलैमिनर जर्म डिस्क है, उसमें एक साइड आपका कनेक्टिंग स्टॉक है। ये कनेक्टिंग स्टॉक किससे कनेक्ट कर रहा है,
ट्रोफोब्लास्ट सेल से, ताकि यहाँ से न्यूट्रिशन ब्लड वेसल्स के थ्रू इसमें आता रहे, क्योंकि मीजोडर्म के अंदर बाद में ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं। तो बच्चों इसी एरिया में, इसी प्लेट में एक एंड पे जो आपकी जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं, उन हाइपोब्लास्ट सेल्स में लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल्स जनरेट हो जाती हैं, जो कि एक सर्कुलर एरिया होता है प्लेट के अंदर। बिकॉज बच्चों अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो है एक बॉल की फॉर्म में है और उस बॉल में एक डिस्क लगी हुई है, उस डिस्क के ऊपर है एपीब्लास्ट, नीचे है हाइपोब्लास्ट। तो उस हाइपोब्लास्ट में एक छोटा सा एरिया हमें जनरेट हुआ, और वो जो छोटा एरिया जनरेट हुआ, ये जो एरियाज हैं, दे आर एक्चुअली डिसाइडेड द क्रेनियल एंड और द सिफेलिक एंड ऑफ दिस डेवलपिंग प्लेट। और ये एरिया फ्यूचर में आपकी माउथ का डिटर्मिनेशन करता है, इसलिए इसको क्रेनियल एंड बोला गया। और ये मॉडिफाइड सेल का जो एरिया है, इसको प्री कॉर्डल और प्रो कॉर्डल प्लेट बोला गया। तो ये प्री कॉर्डल और प्रो कॉर्डल प्लेट क्या डिसाइड कर रही है कि ये वाला पार्ट अब हमारा हेड एरिया बनाएगा। तो ये बेसिकली पीछे वाला एरिया अपने आप टेल हो गया। तो ये क्या बना दिया इसने बच्चों, इसने फिक्स कर दिया क्रेनियो कॉर्डल एक्सिस को। प्री कॉर्डल प्लेट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? पहला क्वेश्चन हुआ कि प्री कॉर्डल प्लेट किससे डेवलप होती है? आंसर है हाइपोब्लास्ट लेयर। दूसरा, प्री कॉर्डल प्लेट की सेल्स की कैसी शेप होती है? दे आर कॉलमनर शेप। तीसरा, प्री कॉर्डल प्लेट किस एंड पे बनती है? तो ये सिफेलिक एंड पे बनती है। प्री कॉर्डल प्लेट फ्यूचर में हमारे लिए क्या बनाती है? तो ये फ्यूचर माउथ बनाती है। और प्री कॉर्डल प्लेट का सबसे कॉमन जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि प्री कॉर्डल प्लेट उस डिस्क का क्रेनियो कॉर्डल और सिफेलो कॉर्डल एक्सिस डिसाइड कर देती है, यानी कि प्री कॉर्डल एरिया क्या बनाने वाला है? हेड रीजन। और हेड रीजन के लिए प्री कॉर्डल प्लेट की जो सेल्स हैं वो क्या काम करती हैं? ऑर्गेनाइजर का। मतलब कि ये जो सेल्स हैं प्री कॉर्डल प्लेट की, इन सेल से कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर एंड दूसरे ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। उन फैक्टर्स की वजह से हेड रीजन की दूसरी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और वो हेड रीजन के दूसरे पार्ट को बनाती हैं। यानी अगर प्री कॉर्डल प्लेट की सेल्स नहीं बनेंगी तो हमारे रीजन का माउथ ही नहीं, बाकी हेड रीजन भी डेवलप नहीं होगा। इसलिए प्री कॉर्डल प्लेट क्या कहलाई बच्चों? ऑर्गेनाइजर सेल्स फॉर द हेड रीजन। क्लियर? सो नाउ what are the changes are taking place in the second week? There are formation of two layers in the trophoblast, cyto and syncytial layer. There is a formation of two layers in the embryoblast, epiblast and the hypoblast. There is a splitting in the extraembryonic mesoderm to form the somatopluric and splanchnopluric. There is a formation of two cavity in the your developing embryo, that is your yolk sac and the amniotic cavity. And yolk sacs are also two types. कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी yolk sac. क्लियर? सो नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमें ये पता चला कि सेकेंड वीक में ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंजेस होते हैं और एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या चेंजेस होते हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये साइमल्टेनियसली होते हैं। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर प्राइमरी विलाई बनने तक सेकेंड वीक चलता है, और एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर जब हमारी कोरियोनिक कैविटी बन जाती है और प्राइमरी yolk sac सेकेंडरी yolk sac में कन्वर्ट हो जाता है, वहां तक हमारा सेकेंड वीक बनता है और एम्ब्रियोनिक डिस्क में प्री कॉर्डल प्लेट अपीयर हो जाती है। तो बच्चों ये सारे चेंजेस आपको सेकेंड वीक में याद रखने हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।